नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री विमर्श का पर्सपेक्टिव है इसमें। इसके 4 आयाम हैं। पहला ये कि मैंने 10-12 नाट्य लेखिकाएँ ली हैं, उनके नाटकों का मंचन अक्रॉस हिंदी बेल्ट में जिन भी पुरुष निर्देशक और महिला निर्देशक ने किया है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। दूसरा आयाम मेरे रिसर्च का ये है कि अगर किसी थिएटर डायरेक्टर, अगर वो महिला है, उन्होंने कोई प्ले लिख के उसका निर्देशन किया है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। तीसरा ये है कि अगर उस स्टेट में किसी महिला नाटककार ने नाटक लिखा है, उसका मंचन पुरुष डायरेक्टर या महिला डायरेक्टर द्वारा किया गया तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। और चौथा ये है कि अगर ये अक्रॉस हिंदी बेल्ट के जो 8 राज्य और उसके अलावा महाराष्ट्र और बंगाल, जहाँ पे हिंदी रंगमंच को जिंदा रखने के लिए, उसको ऊर्जा देने के लिए और उसकी तरक्की के लिए जिन महत्वपूर्ण लोगों ने कार्य किया है, उनका इंटरव्यू लेना। आज हम इसी संदर्भ में गुड़गांव के वरिष्ठ थिएटर डायरेक्टर एक्टर सर महेश वशिष्ठ सर से बात कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें बताएं। मेरी माँ अजीत जी अनपढ़ औरत थी और हमारे इधर आजकल तो नहीं होता, जी पहले फागुन के महीने में स्वांग भरा करते जी नागरिक, मतलब गांव में ज्यादा प्रचलित थी ये चीज। जी तो मेरे पिताजी बैंक में मुलाजिम थे, तो जब फागुन का महीना आता, बैंक और घर में बहुत थोड़ी दूरी थी, तो यूं सारा साल बैंक के मुलाजिम घर पे आते रहते थे पिताजी की मौजूदगी में, या कुछ किताब वो बैंक का सामान रखने या कहने। तो मेरी माँ उनसे घूंघट निकालती थी। अनपढ़ औरत थी, ये बात मैं कर रहा हूं 60s की। लेकिन फागुन के महीने में वो रूप बदल के मेरे पिताजी का सूट पहन के, कोट पहन के, चश्मा लगा के, और उन्हीं में से किसी के घर जाती, उन मुलाजिमों के, और उसका नाम लेके बोलती, राम कुमार, चंडीगढ़ से आया हूं, भोला राम का घर कहां है। तो हमारे लिए बड़ी हैफ की बात होती थी, हम बच्चे थे। तो वो राम कुमार उनके साथ हो लेते और हमारे घर आते, पंडित जी हाँ क्या है, ये चंडीगढ़ से कोई आए हैं। और पिताजी देखते तो, अरे राम कुमार तू बेवकूफ है। तो मैं नाटक, मुझे ये नहीं पता ये नाटक है, बट मैं अभिभूत, मैं मेस्मराइज हो जाया करता। एक औरत जो दिन में बोलती नहीं है किसी पुरुष से, अपने हस्बैंड के मुलाजिमों से घूंघट निकालती है, वो फागुन के महीने में स्वांग भरते हुए वो कुछ भी बोलती रहती है, बेखौफ बेलौस, बिना झिझक के। तो बीज तो पड़ा ये वहां से मुझ में। उसके बाद बड़े हुए, स्कूल में आए, स्कूल में नाटक में रोल लेना चाहा। वो अर्जुन और कृष्ण का संवाद था, हे भगवान तुम्हारी कसम है मुझे, मैं गांडीव धनुष हाथ लूंगा नहीं। रोल नहीं मिला हमें, कारण कि दोनों सरदार के बच्चे मिल गए टीचर को, बाल बड़े थे, तो अर्जुन बनने में भी सुविधा रही और कृष्ण बनने में भी कोई बात नहीं। फिर आए कॉलेज में। हम कॉलेज में एक नाटक शुरू किया, इनका जिन्होंने रामायण में संवाद लिखे थे, महाभारत में, मोहम्मदन राइटर हैं जी, जिनका आधा गांव उपन्यास है, मोहम्मदन है जी सर, याद आएगा तो बताऊंगा, राही मासूम रजा। तो वो नाटक में कास्टिंग हो रही थी, तो हमने सोचा भाई नए नए हैं, छोटा सा रोल ले लो।
तो नौकर के रोल के लिए हमने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। दिल्ली से डायरेक्टर आए नाटक कराने, उन्होंने देखा तो वो बोला केसरी साहब ये नाटक नहीं जीतेगा यूथ फेस्टिवल में, मैं लेके आता हूँ नाटक। तो वो BM शाह का जो NST के डायरेक्टर भी रहे त्रिशंकु नाटक लेके आए और उन्होंने दोबारा से कास्टिंग की इस तरह से कि भाई हाँ इस नाटक में तू क्या था, चपरासी नहीं गांव का वो नौकर, इस नाटक में तू बन जा चपरासी। तू क्या था, मैं इस नाटक में जागीरदार था, अच्छा तू इस नाटक में सेठ बन जा। तो इस तरह से उन्होंने कास्टिंग की और छोटा सा रोल हमारा 4-5 लाइन का, रिहर्सल होने लगी। मैं तफसील में बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं है डिटेल में। तो नौकर का रोल हम बोले कि ए कहाँ जा रहे हो, तो डायरेक्टर ने सुना, शायद आवाज की वजह से उन्होंने कहा तू ये रोल पढ़ जरा, डायरेक्टर का रोल, नाटक में एक डायरेक्टर का रोल था उसमें। वो मैंने पढ़ा और वो रोल उन्होंने मुझे दे दिया, मेन रोल। नाटक हुआ, जीता ऊपर तक, हमारा भी हौसला बढ़ा। अगले साल वो फिर आए, फिर उन्होंने PL देशपांडे का एक नाटक किया, वसंत देव का, अब के मोहे उबारो। उसमें मुझे कृष्ण का रोल मिला। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई कॉलेज लेवल पे। कॉलेज पास कर लिया तो गुड़गांव में पहली बार थिएटर ग्रुप, मतलब कुछ साथियों ने और मैंने मिलकर ही बनाया, उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। तो शुरुआत में तो हमने 2 नाटक वो किए जो कॉलेज में किए थे, कुछ समझ नहीं थी। फिर नए नाटक ढूंढने लगे जो न किए थे न पढ़े थे, वो नाटक डायरेक्ट करने लगा ग्रुप में। एक कंपटीशन होता था फाइनल इंटरनेशनल का, वहां लेके गए नाटक को, वहां भी जीता जी। और इस तरह से ये शुरुआत लगभग रेगुलर सी हो गई। मतलब आप कब से एकदम प्योरली आ गए हैं इसमें? स्टूडेंट के तौर पे तो 70 से हूँ और उसके बाद 73 से कॉलेज छूटने के बाद से बाहर रंगमंच में सक्रिय हूँ। इस बीच कॉलेज में जब था तो दिल्ली जाता रहता था उन डायरेक्टर के साथ जो हमें कराने आते थे। तो वहां भी ये होता था कि एक एक्टर की कमी पड़ गई किसी नाटक में, जैसे राजेंद्र नाथ हैं दिल्ली में, तो वो कहते यार एक लड़का रहा ना, वो कहते सर एक है मेरे साथ, इसको देख लो। तो दिल्ली के नाटकों में भी रोल मिलने लग गए। फिर मैंने रवि बासवानी का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, उसमें जूलियस सीजर नाटक हुआ, मैंने उसमें कैशियस का रोल किया। पर बस बहुत ही शौकिया लेवल पे, कुछ नहीं। फिर कॉलेज के नाटक डायरेक्ट करने लगा, जैसे हमें डायरेक्ट करवाने आते थे। फिर स्कूल में टीचर लगा तो स्कूल में भी होते हैं बच्चों के नाटक, वहां डायरेक्ट करने लगा। वो भी मतलब अंतर जिला स्कूल प्रतियोगिता में फर्स्ट आने लगे। एक बार मुझे इनाम में मेरे प्रिंसिपल ने 300 रुपये, मेरी तनख्वाह थी, 300 रुपये मुझे नगद इनाम भी दिया मुझे। तो इस तरह करता रहा। नाटक के दौरान ही मुझे एक यूनिवर्सिटी में नाटक करने के कारण ही एक असिस्टेंट की नौकरी मिली यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट में। वहां भी मैंने नाटक किया उस कॉलेज का। दूसरे कॉलेज में करने आए थे राज बब्बर, तो राज बब्बर मेरे कमरे पे ये आए, ठहरे, बहुत बढ़िया रहा और लगभग 1.5 साल बाद मेरी वो नौकरी छूट गई। इमरजेंसी के दिन थे शायद उन दिनों, 77 की बात है या हटी होगी। तो मैंने मानसरोवर पार्क में एक नाटक किया और नाटक आप जानते हैं ज्यादातर सत्ता के खिलाफ होते हैं, सत्ता को क्रिटिसाइज करते हैं। तो बढ़िया नाटक हुआ और खैर मेरी नौकरी वहां से छूट गई क्योंकि पोस्ट एक थी
और कंटेंडर 2 थे, तो उसे योग्य समझा गया, उसे ले लिया गया। मेरी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि एनएसडी जाऊंगा। उससे पहले कभी ऐसा विचार नहीं आया। मैंने एक रोई बासवानी से जूलियस सीजर का ही पैसेज तैयार करवाया, बाकी जो स्कूल ने भेजे थे वो तैयार किए, और मेरा सिलेक्शन हो गया एनएसडी में। एनएसडी में सिलेक्शन हुआ तो पहला नाटक बीएम शाह ने कराया, लोअर डेप्थ। उसमें मुझे लूका का रोल मिला। दूसरा नाटक जो कि कारन जी की लाइफ का बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध नाटक रहा, अंधेर नकली, उसमें मुझे महंत का रोल मिला। उसके बाद बैरी जॉन ने नाटक किया किंग लियर, उसमें मुझे किंग लियर का रोल मिला। उसके बाद बंसी कौल ने नाटक किया वॉल पोनी, लोमड़ खान, उसमें मुझे लोमड़ खान का रोल मिला। और पता नहीं रिकॉर्ड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, क्लास में हड़ताल हो गई कि क्यों हर मेन रोल इसको ही, जबकि डायरेक्टर तो बाहर से आते थे। एक जर्मनी से आए थे डायरेक्टर फ्रिट्ज बेनविट्स, उन्होंने मुझे गैलीलियो का रोल दिया, गैलीलियो नाटक में। तो बच्चों की आपत्ति अपनी जगह सही थी कि भाई ट्रेनिंग पे तो सब आए हुए हैं, इसी को रोल क्यों। खैर, और डांट से वो हड़ताल बड़ताल खत्म हो गई। डायरेक्टर ने डांट दिया कि ये। अब प्रश्न आया अजीत मेरे सामने के अब एनएसडी छूटने वाला है, आपने कुछ सोच के एडमिशन नहीं लिया, एक नौकरी छूटने के अवसाद में एनएसडी में अप्लाई किया था और सिलेक्ट हो गए। अब क्या होगा? 3 साल से बीवी बच्चे माँ बाप के पास है। इस दौरान जब मैंने एनएसडी ज्वाइन किया तो मेरा दूसरा बेटा हुआ था। तो उस समय बस एक छोटी सी सद्बुद्धि आई मुझे, उससे पहले नहीं थी, कि 3 साल तो तू बीवी बच्चों को माँ बाप पे बोझ बनाए हुए, अभी अगर तू बॉम्बे जाए, मेरे दिमाग में फिल्म थी, क्योंकि मैंने खुद को भी देखा था एज एन एक्टर और दर्शक भी आते थे, तो मुझे सहज ये विश्वास था कि मैं अच्छा अभिनेता हूं, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन अब तू बॉम्बे जाए तो बाल बच्चे कब तक रहेंगे माँ बाप के पास, और अगर इन्हें लेके जाए तो बंबई में तो 2023 में भी सुरक्षा नहीं है रहने की, कहां बिठाएगा इन्हें, कहां उठाएगा। बड़ी मुश्किल में आ गया मैं। तभी सरदार पटेल विद्यालय में मेरे एक सीनियर ने नौकरी छोड़ी थी, ड्रामा टीचर की। कारन जी वहां रहे थे टीचर, कभी बीवी कारन। तो मैं उनके पास गया, वो स्कूल के डायरेक्टर थे। मैं कहा सर मैं बीएससी हूं और बीएड हूं और अभी स्कूल भी पूरा हो रहा है मेरा एनएसडी, मुझे अगर सरदार पटेल स्कूल में ड्रामा टीचर की नौकरी मिल जाए तो। मुझे वहां नौकरी मिल गई। वो स्कूल ने कहा कि आप सरदार पटेल पर नाटक कीजिए। अब मेरी समझ सरदार पटेल को लेकर सिर्फ इतनी, जो सोशल स्टडीज के क्लास में स्कूल के दौरान पढ़ी थी, कि वो लौह पुरुष थे, उन्होंने सारी रियासतों को एक किया। अब इतने से तो नाटक नहीं हो सकता। खैर मैंने कुछ किताबें खंगाली और एक नाटक लिखा, वो स्कूल में हुआ। उस नाटक में थीम यह था कि प्रश्न करना सीखो। छात्रों को, क्योंकि सरदार पटेल बहुत प्रश्न पूछते थे जब बच्चे थे। अब ये नाटक अच्छा हुआ, बच्चे आए, उनके पेरेंट्स आए, स्टाफ था। स्कूल में 2 धड़े हो गए। ये तो बागी बनाने आया है, बच्चों से कह रहा प्रश्न पूछो।
और एक धड़ा ऐसा जो ये चाहता था कि प्रश्न पूछे जाएं, तो मुझे लेके अलग रवैया हो गया दो धड़ों में। मैनेजमेंट तो नहीं चाहता सवाल किया जाए, तो बड़ा रूखा व्यवहार हो गया उनका मेरे प्रति। मैंने छोड़ दी नौकरी सिर्फ इस वजह से। और मंडी हाउस चौराहे पे बैठा था, तो भानु भारती आए कि क्या कर रहा है आजकल। मैं कहा सर खाली हूं। तो बोला रेपेट्री में अप्लाई कर दो। तो मैंने अप्लाई कर दिया। वो बोले मैं डायरेक्टर लगाऊं। तो मैंने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया क्यों आना चाहते हो रेपेट्री में। मैं कहा जी खाली हूं, और भानु जी ने कहा था अप्लाई कर दो। वो पूरा पैनल था जो सब जानते थे, वो हंस पड़े। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वहां 4 नाटक हुए। एक बैरी जॉन ने किया, एक भानु भारती ने किया, एक रघुवीर साय ने अपनी कविताएं की, और एक कोई और हुआ था, मुझे याद नहीं। उसके बाद फिर नौकरी खत्म। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बीवी बच्चे। तो 2-3 महीने फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में क्या कि मैं अयोग्य हूं, अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं काम कुछ लेने के लिए। तो नहीं जमा काम, तो किसी ने कहा प्रगति मैदान में चल, मैं वही हूं। वो भी एनएसडी से था। डेली वेजेस की नौकरी है, कर ले। मैं कहा रोटी तो मिलेगी बच्चों को। आई ज्वाइंड इट। और डेली वेजेस वालों पे जो रेगुलर स्टाफ होता है, वो हिकारत से देखता है थोड़ा आंतरिक तौर पे। वो सारा ग्रुप बनाया एक दिल्ली में अपना, एक बहुत ही उत्साही और शानदार आदमी को लेके। उसकी अभी एक फिल्म आई है। वहां नाटक करता रहा। घर छोटा पड़ने लगा वहां जिस घर में रहते थे। बच्चे बड़े होने लगे। तो ये घर पिताजी बनवा चुके थे। तो यहां आ गए। यहां से रोज दिल्ली नौकरी पे जाता, और शाम को यहां आने की बजाय बाल भवन जाता। वहां नाटक की रिहर्सल करते, फिर गए, खाना खाए, सो गए। अगले दिन फिर इस बीच झुग्गी झोपड़ियों में कुछ काम मिला किसी संस्था से नाटक करने का, वो कराया। सिरसा में मेरे परिचित थे, वो हर साल बुलाते थे मुझे नाटक करने। तो जब हम नौकरी करते हैं तो एनकैशमेंट छुट्टियां मिलती हैं कुछ। तो उन छुट्टियों में मैं पैसे ना लेके वहां नाटक करने चला जाता था। तो यहां तो मिलते थे 5,000 उन छुट्टियों के। वहां मुझे वो नाटक करने को देते और 2-3 हजार रुपए दे देते। मैं कहा वो कम बढ़िया है। ये चलता रहा कई साल। फिर गुड़गांव आके दिल्ली से जब घर छोटा पड़ने लगा, यहां भी बाल भवन में जाते, नाटक करते, खुश रहते। बाल भवन टूट गया। मतलब दिन में सूरज की रोशनी दिखाई दे, बारिश अंदर आए, टॉयलेट्स में पानी नहीं, बुरी लाइट नहीं, तो वो शनै शनै वो नाटक करने लायक नहीं बचा। उसके बाद एपी सेंटर में नाटक किए 2 साल। वहां कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था हमें। उसके बाद उनका भी किन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट था, वो बदल गया। वहां किराया हो गया 1 लाख रुपया ऑडिटोरियम का एक दिन का, और 18,000 जीएसटी। ये मोदी जी के आने के बाद की बात है। वहां भी नहीं कर सकते। मैं कहा यार रिहर्सल तक करने की जगह नहीं बची। तो यहां टीन डाली, जहां हमने फोटो खींची है। 2011 में टीन डाली थी, और अब ये जैसा है आपके सामने है। जब जब भी जेब में पैसा होता है इसमें लगाता रहता हूं। और चूंकि नाटक तैयार हो जाए और करने को ना मिले जगह, मैं तकलीफ समझ सकता हूं। तो मैंने जब ये बनाया था, आज से मतलब 11 में बनाया, तो 12-13 में मैंने ये फेसबुक पे डाल दिया कि किसी को भी अगर नाटक करना हो
तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर मिलेगा, आप कीजिए आके। तो लगभग 70-80 ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं नाटक करने। हमारे लिए त्योहार सा होता है वो, और बस यही चल रहा है आज दिन तक। अभी भी मैं डालियो फो के नाटक की रिहर्सल करके आया हूँ। कौन सा प्ले सर? कांट पे बॉन्ड पे, चुकाएंगे नहीं। जी उसका शो शायद 7 को करें हम। अच्छा सर, अगला सवाल है कि आपने रंगमंच में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आपने कुछ महत्वपूर्ण प्ले का डायरेक्शन किया है और बहुत से प्ले में आपने एक्टिंग की है, तो उनके अगर नाम के बारे में हमें बता दें, कुछ प्ले 5, 6, 10। हाँ, एनएससी से बाहर निकल के मैंने एज एन एक्टर ज्यादा काम नहीं किया। एक किया था अमाल अलाना के साथ, मदर करेज। हाँ जी। और भानु भारती के साथ किया डेथ ऑफ ए सेल्समैन। और बैरी जॉन के साथ किया एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट। एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट, ये भी डालियो फो का है। एन एनार्किस्ट, ये किसके साथ था सर? ये बैरी जॉन के साथ किया था। बैरी जॉन। और ऊपर वाला डेथ ऑफ सेल्समैन, ये भानु भारती ने डायरेक्ट किया था। जी सर। और सर? और फिर जब मैं डायरेक्ट करने लगा नाटक, तो उसमें जब इमरजेंसी पड़ती थी कि कोई एक्टर नहीं मिला, तो रोल करता था, वरना मैं डायरेक्ट करता रहा। कुछ प्ले के नाम सर? हाँ, सबसे पहला लीजिए बड़ा साहब जी। कलीगुला। कलीगुला? हाँ जी। कलीगुला। एक और द्रोणाचार्य। जी। उसके बाद ब्रेख्त का नाटक 3 टके की नौटंकी। भीष्म साहनी का मुआवजे। माधवी जी। फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट। अस्कर वजाहत का इन्ना की आवाज। इन्ना की आवाज जी। अकी, अस्कर वजाहत का ये। रायपुर के एक नाटककार हैं अख्तर साहब, उनका नाटक किया मोहब्बत के साइड इफेक्ट। शंकर शेष का तिल का ताड़। जी। स्वदेश दीपक का एक, क्या नाम बोल गया, कविता, नहीं पूरा नाम नहीं है, अब याद आ जाएगा। काल कोठरी। स्वदेश दीपक। ये स्वदेश दीपक का काल कोठरी। और अभी रिसेंटली क्या, भोपाल के एक कवि हैं राजेश जोशी जी। उनका एक नाटक है जादू जंगल, प्रतीकात्मक है जी। वो किया। और सोचना पड़ रहा है, याद नहीं आता टाइम पे। सर इसके अलावा और क्या क्या अपने वर्कशॉप ये सब, या फिर ट्रांसलेशन, एडेप्टेशन ऑफ प्ले, ये सब कुछ? मैंने खुद लिखे थे 2 नाटक जी। पूर्णकालिक नाटक। जी। एक तो सर्पतंत्र। क्या सर? सर्पतंत्र। सर्पतंत्र। हाँ जी। ये जब दिल्ली रहता था वहीं शो किया था इसका। दिल्ली में? हाँ जी। और एक पाकिस्तान की एक कहानी थी
उसमें नाटक किया था रंगमौला की दुनिया की, लिखा था ये नाटक अच्छा, रंग मौला की दुनिया के। जी। उसके बाद एक विजय दांदेथा की कहानी थी, उस पे नाटक बनाया था खीर। खील खीर खीर खाने वाली खीर। ओके। तो ये मतलब फुल लेंथ प्ले थे। जी। इसके अलावा कुछ मेरे अजीज साथी लोग थे, उनके लिए नुक्कड़ नाटक लिखे मैंने 10-12, हम्म, जो सोशल इश्यूज पे थे, हम्म, जैसे नशे पे, शिक्षा पे, हम्म, महिलाओं पे। हम्म। तो इस तरह नाटक लिखे मैंने। एक फ्रेंच नाटक का एडेप्टेशन किया था। एडेप्टेशन जी। कौन सा सर? दिल फेंक नाम रखा था उसका, कॉमेडी थी। अच्छा सर। फिर उसके बाद एक चेखव का नाटक किया, चेखव का ब्रूट। ब्रूट, ये एडेप्टेशन नहीं था? नहीं, ये ब्रूट। एडेप्टेशन ही था। हाँ? एडेप्टेशन ही था। ओके। फिर सुरेंद्र वर्मा का नाटक किया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अच्छा, डायरेक्शन। डायरेक्शन। जी सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसे है आपके अनुसार? सर, अगर आप क्षेत्र को थोड़ा डिफाइन कर दें, गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव। ये मरुभूमि है सर, जी सर। मरुभूमि है ये। रंगमंच के लिए? जी। यहाँ जब मैं दिल्ली से शिफ्ट होके आया तो 2 ग्रुप एक्टिव थे, एक निष्ठा और एक और था। तो एक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। एक ग्रुप है वो साल में कोई एक कंपटीशन कराता है। कौन सा ग्रुप है सर? निष्ठा। अभी? हाँ जी। और एक आपका रंग परिवर्तन? रंग परिवर्तन। और एक मेरा स्टूडेंट था 10वीं क्लास में, वो जब था, वो यहाँ पे कभी कभी नाटक करता है। जी। बाकी यहाँ कुछ नहीं होता कुछ रंगमंच के पॉइंट ऑफ व्यू से। शून्य तो नहीं कहेंगे सर, क्योंकि आप इतना मेहनत करके आप सब कर रहे हैं, तो ये शून्य तो है नहीं। हाँ, मरुभूमि भी एक आधा हरा पेड़ मिल जाता है। जी सर। अच्छा सर, इस राज्य में हरियाणा में रंगमंच की कैसी स्थिति आपके अनुसार? जी। हरियाणा में भिवानी में जी। मैं देख रहा हूँ निरंतर काम करते हैं, एक है सोनू रोंजिया। अच्छा, सोनू रोंजिया, उनका ग्रुप सर? नाम नहीं याद आ रहा मुझे। और सर कहीं? रोहतक में तिरखा। अच्छा। वो अपना नाटक नहीं करते। जी। उन्होंने एक नाटक किया, उसके लगभग 1000 शो किए हैं। वो दूसरे ग्रुप्स को बुला के करवाते हैं। जी। एक तरह से ऑर्गेनाइजर है वो। और ये हो गया। और क्या बताऊं, सोचना पड़ता है हरियाणा को लेके। चंडीगढ़, फरीदाबाद में हैं कुछ साथी। जी। वो खबर मिलती है कि कभी कभार करते हैं, और रेगुलर थिएटर जो है निरंतर, मैं बड़ा ही चक्के कह रहा हूँ, नहीं होता है पूरे हरियाणा में रेगुलर नहीं होता है। जी सर। उस नाटक का नाम था सबसे उदास कविता, उनकी स्वदेश दीपक का नाटक। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे, सबसे उदास कविता के बारे में? जी, ये एक एक, एक, एक सोशल एक्टिविस्ट लड़की की कहानी है, जी।
जो एक गांव में जाके सोशल वर्क शुरू करती है, वहाँ देखती है कि एक छोटा सा हेल्थ क्लिनिक है, जहाँ एक सरकारी क्लिनिक, जहाँ एक नया नया डॉक्टर आया है और बहुत शर्मीला सा है, बड़ी विषम स्थितियों के अंदर उसने MBBS किया है, कि उसकी दोस्ती होती है और वहीं पे पुलिस आ जाती है उसके क्लिनिक में। तो उस डॉक्टर को पता लगता है कि ये तो सोशल एक्टिविस्ट है। डॉक्टर डर जाता है, लेकिन और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वो लड़की उस डॉक्टर को इतना शक्तिशाली बनाती है कि आखिर में जब इस लड़की को फांसी हो रही होती है, क्यों सर? सत्ता ने उसे ऐसे लिया कि ये सत्ता उखाड़ने के लिए मुहिम चला रही है। ऐसा कुछ नहीं है उस नाटक में, मतलब उसकी कहानी में। नाटक में तो कुछ तो दिखाएंगे ही ना कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है। ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर को बंद कर देते हैं, टॉर्चर करते हैं, और ये उससे इजहार करना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार, वो उसके मुंह पे उंगली रख देती है कि मत बोलो ये शब्द, मुंह से करप्ट हो जाएगा ये शब्द। और आखिर में उस लड़की को फांसी होती है। मैं नाटक कुरुक्षेत्र करने गया था तो वहाँ कुछ लोग शोर मचाने लग गए, ये क्या नाटक है ये। मैं स्टेज पे आया, मैं कहा आप देख लें एक बार, उसके बाद शो के बाद मैं आपके सामने आऊंगा, आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। शो के बाद वो ग्रीन रूम में आ गए लोग। मतलब अंत में लड़की मर जाती है? हाँ, लड़की को फांसी हो जाती है। बचा नहीं पाता? नहीं, बचना नहीं चाहती वो। और लड़के की भूमिका सर? बताया ना कि वो एक दब्बू डॉक्टर से एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बन के उभरा। जी। तो उस लड़की की जो फांसी होती है उसके बाद एक कविता है, देवदास कविता जो है, वो कविता बैकग्राउंड से होती है। मेरी बड़ी इच्छा रही है और अभी भी है, और पूरी नहीं होगी शायद, कि मैं इस पे फिल्म बनाऊं। तो सर फरीदाबाद, सर वहाँ पे कोई है आप चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ तो नहीं आता हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में नहीं है। जी। हम 80s में गए थे वहाँ नाटक करने, किया था। जी। और चंडीगढ़ में तो रेगुलर थिएटर होता है जी। जी, चंडीगढ़ में रेगुलर? हाँ जी, रेगुलर थिएटर होता है। कमोबेश यही स्थितियाँ हरियाणा के हर जिले में है कि? हाँ, मतलब नाटक तो होते हैं। हाँ, रेगुलर। और क्या हुआ, छठे चौमासे एक आध नाटक हो गया। मतलब 6 महीने साल भर में एक हो गया? हाँ, एक हो गया, दो हो गया। जैसे बल्लभगढ़ के एक हैं सुंदर छावड़ा, जी, NSD से ही है वो रेगुलर करते हैं, पर वो बल्लभगढ़ में नहीं करते, दिल्ली इधर उधर इस तरह से करते हैं। जी सर। मेरे साथ ये इंसिडेंटली जुड़ गया कि मैं गुड़गांव का हूँ जन्म से, और गुड़गांव में ही कर पा रहा हूँ अपने साथियों की मदद से। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में कोई हिंदी लेखिका, उपन्यासकार तथा नाटककार है जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रही हैं? सर रेगुलर तो मुझे नहीं मालूम। एक मोनिका तुंडवाल एक टीचर हैं। मोनिका तुंडवाल जी, भिवानी में है वो। जी, भिवानी में? भिवानी। अच्छा, वो लिखती हैं? वो कविता वगैरह लिखती हैं जी। और अगर कोई है तो मेरी जानकारी में नहीं है। हालांकि ये फेसबुक पे ये डालना कि भाई मेरा वहाँ कविता पाठ हुआ है, तो वो एक अलग चीज है। जैसे रेगुलर लेखिका कहें तो नहीं।
अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच में के विकास में योगदान देने वाले आपके अलावा और कौन कौन पुरुष निर्देशक हैं? 70s में थे डॉक्टर मैनी, जी। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। हम्म। उसके बाद हिसार में मनचंदा रहे एक, मनचंदा। और क्या है यहाँ अजीत भाई के यूथ फेस्टिवल होता है यहाँ बड़ा जी। इवेंट नाटक को लेके। यूथ फेस्टिवल साल में एक बार होता है हरियाणा में। हाँ, पूरे हरियाणा में। हर यूनिवर्सिटी कराती है। जी। बाकी थिएटर से शायद इसलिए भी हिचकिचाहट होती होगी लोगों को कि इसमें पूर्णकालिक काम करने से घर के गुजारे नहीं चलते। वो सोनू रोंजिया बढ़िया काम कर रहे हैं रेगुलरली। सोनू रोंजिया? हाँ जी, भिवानी में। वो किंगडम ऑफ ड्रीम में एक्टर थे, वो छोड़ के चले गए यहाँ से। और मैं किसी को भूल ना जाऊं, हाँ, एक मनीष जोशी हैं हिसार में जी। वो भी थिएटर करते हैं। पर वही कि 5-7 महीने बाद, 8-10 महीने बाद पता लगता है मनीष ने नाटक किया है। ऐसा सा मामला है। जी सर। अच्छा, आपके संज्ञान में ऐसा कुछ है कि पुरुष निर्देशक हैं जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? सर, मंचन ही नहीं हो रहा जी। तो स्त्री और पुरुष की तो बात ही बेमानी है। जी। अच्छा सर, स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटक तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन हो रहा क्या, कुछ ऐसा? देखिए कि वो दीपक अगर किसी का नाटक ऐसा करवा रहा हो तो मुझे मालूम नहीं। बाकी एक नाटक है वो गुड़गांव में तो मतलब हरियाणा में तो शायद नहीं हुआ, डारियो फोई का है औरत नाम से। सोलो प्ले है वो, तो उसके शोज हुए हैं। पता नहीं हरियाणा में हुए हैं नहीं। उनकी मिसेज डारियो फो की जो मिसेज हैं उनका लिखा हुआ है, मुझे नाम नहीं याद। अच्छा सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले चूंकि पितृसत्तात्मक समाज था तो ज़्यादातर मंच पे लड़कियां तो गायब ही थी, पुरुष ही ज़्यादा थे। तो अभी के हालात में हरियाणा में नहीं, पहले तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे थिएटर में फ्रंट में और बैक स्टेज में क्या स्थिति है लड़कियों की? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 1977 में गुड़गांव छोड़ा था। तब वो जो हमारे साथ कॉलेज में करती थी कलीग्स, वो और एक आध लड़कियों को ले आया करती, तो हमें दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद मैं लौटा हूँ सन 2000 में, बीच के समय में दिल्ली रहा, तो रंग परिवर्तन बनाया। तो शुरुआत में लड़कियों को बहुत हिचक थी 2000 में भी। अभी जैसे मैं अपना बताऊं, हमारे जो मॉर्निंग और इवनिंग में हम सेशन लेते हैं, 4 लड़कियां मॉर्निंग में हैं, 2 इवनिंग में हैं। लेकिन शादी या सगाई होते ही वो ऐसा छोड़ देती हैं, अरे भाई साहब नाटक करने को कह रहे हो, मेरी तो एंगेजमेंट हो गई है। ये बीती बात बता रहा हूं आपको। और जो आती भी हैं, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट, कहीं सीरियल और फिल्में उनके जहन में होती। मेरे पास आती नहीं कई लड़कियां, वो हैं बॉम्बे। कई लड़के आए हैं, उन्होंने FTII किया, जाके फिल्मों में आ गए। राजकुमार राव ने भी मेरे साथ काम किया है जी। पर वो रंग कर्म से इनका कोई नाता नहीं रहा फिर बाद में जाके। मतलब थिएटर बस जल्दी से यहाँ फिल्मों में जाने के लिए एक तरह से सीढ़ी है। आंतरिक सच्चाई यही है सर।
और बैक स्टेज क्या स्थिति है सर? बैक स्टेज नाटक होता है तो बैक स्टेज काम होता है। अच्छा, जैसे कि आपका प्रोडक्शन में लड़कियां, फिर मेकअप आर्टिस्ट हो गई, और भी इन सब चीज़ों हाँ, में जैसे क्या? हमारे यहीं पे गर्ल्स का मेकअप करना होता है कुछ, हम्म। तो आपस में कर लेती हैं। और वैसे गुड़गांव में कुछ ऐसे चेहरे जो लड़कियों के रूप में, मेकअप आर्टिस्ट के रूप में, या वो होंगे तो उनमें होंगे पार्लर में, हैं? पार्लर में होते होंगे, यहाँ पे थिएटर में? रंगमंच में कोई नहीं है। अच्छा, एक्ट्रेस हैं लेकिन कम है। हाँ है, एक्ट्रेस हैं, मतलब अच्छा। कोई नाटक होता है तो इस वजह से वो नहीं रुकता हम्म। कि लड़की नहीं मिल पाई। ओके। तो जब कभी करना होता है किसी को तो लड़कियों का प्रबंध भी हो ही जाता है उनके नाटकों के लिए। एक मिल जाता है और एक मिल ही जाता है, तो मिल ही जाता वाली स्थिति है कि मिल जाता है। हाँ, मिल ही जाता है जी। बैक स्टेज में कोई नहीं है गुड़गांव में, ऐसा कोई बड़ा नाम? नहीं, कोई नहीं। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि महिला निर्देशक क्या गुड़गांव में हैं? अगर हैं तो उनके आने से रंगमंच की स्थिति में कोई प्रभाव पड़ा है? महिला निर्देशक हैं? नहीं सर। नहीं है। हरियाणा में सर? मैं 100% दावे से नहीं कहता हूँ, हाँ वरना नहीं है। चंडीगढ़ में तो है जी। हरियाणा में भी अमूमन नहीं के बराबर है। चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है। कुछ नाम होंगे सर संज्ञान में, आपके कुछ नाम याद होंगे कि नहीं? एक तो रानी बलबीर कौर रही हैं चंडीगढ़ में। रानी बलबीर कौर? हाँ जी। अब नहीं है? अब तो बहुत बुजुर्ग थी वो हमारे टाइम में ही। और एक क्या नाम है, मान सिंह है। मान सिंह? नहीं, मान सिंह उनका सरनेम है। अच्छा। मैडम का नाम कुछ और है। वो करती हैं, और भी हो सकते हैं चंडीगढ़ में, पर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन आया है, यदि वे नाटक लिख कर भी उसका मंचन कर? महिला निर्देशक ही नहीं है हमारे आसपास जी। नाटक ऐसे बहुत किए जाते हैं जिनमें महिलाओं का पक्ष दिखाया जाता हो बड़े लंबे स्तर पे, ऊंचे स्तर पे। जी। जैसे सफीदों में एक हैं, क्या नाम है, मुझे टाइम पे नाम याद नहीं आते, उनकी रेपेट्री है वहाँ पे। जी। सरकार से ग्रांट लेते हैं, तो उनके कई नाटक होते हैं यूथ फेस्टिवल में जिसमें महिला प्रधान इशू उठाए जाते हैं, होते हैं। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आपको कोई फर्क दिखता है? अगर पुरुष और महिला नाटक लिखते हैं तो उनके नाटकों में कुछ तो फर्क दिखता होगा। देखिए, जैसे महाभोज है मनु भंडारी का जी। तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि महिला का लिखा हुआ है ये। जी। मतलब इतना शानदार नाटक है वो। मेरा मतलब ये नहीं महिला घटिया लिखती हैं, वो एक होता है ना कि स्त्री जीवन से जुड़ी संवेदनाओं को लेके कुछ लिखना। जी। तो ऐसा नहीं वो नाटक, उसमें जागीरदार और इस तरह की एनएसडी ने किया हुआ नाटक वो महाभोज। जी। और एक और कौन है महिला लेखक, कांत है एक, मीरा कांत, उनका मैंने शायद एक नाटक किया है, मुझे याद नहीं आ रहा। रावण लीला, नहीं, लश्कर चौक, का दिल्ली ऊंचा सुनती है ना, तीनों में से कोई नहीं है। काग कुछ ऐसा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। संस्कार को नमस्कार, कोई क्षमा करें सर मुझे। जी। तो आपके अनुसार मतलब कि स्त्री दृष्टिकोण आता है, कभी कभार आ ही जाता है? हाँ बिल्कुल आता है। मैं जो नाटक करता रहा हूँ या जो कर रहा हूँ उसमें समाज महत्वपूर्ण होता है। जी।
व्यक्ति नहीं। जी। हालांकि समाज का जिक्र बिना व्यक्ति के नहीं हो सकता कहीं भी, तो व्यक्ति तो होते ही हैं, पर एक व्यक्ति ओरिएंटेड नाटक नहीं होते हमारे। चाहे वो असगर जात का हो, चाहे वो स्वदेश दीपक का हो, चाहे वो शंकर शेष का हो, चाहे वो सुरेंद्र वर्मा का हो, कैनवास बड़ा होता है उसका, एक व्यक्ति पे केंद्रित नहीं होता। मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक होता है ना, आदमी का अपना भी एक टेस्ट होता है। मुझे सोशल फलक पे लिखे जाने वाले नाटक ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हिंदी रंगमंच के लिए यहाँ की सरकार क्या कर रही है? सरकार का एक सांस्कृतिक विभाग होता है जो कुछ लोगों को अनुदान देता है या नाटक स्पॉन्सर करता है। बस कभी कभार ये हो जाता है, कभी कभार अनुदान। और कोई सर और कुछ काम कर मैंने आज तक अपने 40 साल के जीवन में कभी भी अनुदान लेके काम नहीं किया। ऐसा क्यों? चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। सलाम ठोकना पड़ता है जी। नहीं सीख पाए, नाकाबिल। मतलब आप बोल रहे हैं कि वो साफ तरीके से काम नहीं होता। अब ये आप इंटरप्रेट कर लें अपने आप, में क्या कहूँ जी। भाई साफ तरीके से तो होता है ना कि भाई ये आदमी 3-4 साल से नाटक कर रहा है, इससे नाटक करवाओ, ये साफ तरीका है ना। एक है जो कर ही नहीं रहा, उसको नाटक करने को मिल गया। अब देख लीजिए आप साफ क्या है और गलत क्या है। अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? ये तो हो गया कि सरकार हिंदी रंगमंच के लिए क्या कर रही है, आप क्या चाहते हैं सरकार से यहाँ पे रंगमंच के लिए? सरकार को एक तो स्कूल कॉलेज के अंदर जी रंगमंच मतलब थिएटर सब्जेक्ट बनाना चाहिए। एक हो गया जी। और सर दूसरा, हर शहर में सरकारी स्तर पे जी कम से कम एक ऐसी जगह हो जहां नाटक करने वाले रिहर्सल कर सकें और शो कर सकें। जी। मुफ्त में हो तो कहना ही क्या है, वरना 2-4-500-1000 रुपया लेके जी थिएटर बनने चाहिए। फ्री हो तो बेहतर है ना सर? जी। और इस विधा के जैसे अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, उनके नामचीन लोगों को बुला के कोई वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाए ताकि लोगों को पता लगे ये काम हो सकता है। वर्कशॉप होती हैं पर सरकारें नहीं कराती। जी। आप ऑडिटोरियम चाहते हैं? उसके बिना थिएटर कैसे होगा सर? ऑडिटोरियम बने। जी सर। और कुछ सर, ये जो एक्सपीरियंस जो पुराने बुजुर्ग आर्टिस्ट कलाकार हैं उनके लिए कुछ आप चाहते हैं? मिलना तो चाहिए। क्या आर्टिस्ट क्या चाहेगा? पहले तो रोटी चाहेगा। जी। दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि ये अपने कला के अंदर दक्ष है तो उसका लाभ उठाया जाए। सरकार क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाए कि 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, उनकी ग्रेडिंग की जाए, फिर उसके आधार पर उनको पेंशन दिया जाए, ऐसा कुछ? पता नहीं, मैं वो जी पाए जी। सीधा हिसाब है, जी पाए मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट नीड्स के साथ के सरवाइव के लिए कुछ किया जाए। हाँ, कुछ होना चाहिए।
अच्छा सर, यहाँ पे हिंदी रंगमंच जो बचा हुआ है, तो उसके लिए उसकी कोई ताकत होगी, उसी उसी वजह से बचा हुआ है ना सर? तो वो कोई कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच? देखिए, हर युग में, हर सभ्यता में, हर काल में, हर दौर में सब तरह के लोग होते हैं। शुरू से लोगों को मालूम है कि फिल्में बहुत पॉपुलर मीडियम है, इकोनॉमिकली बहुत वाइबल, रिच है, भले ही चैलेंजेस हो उसके, इसके बावजूद सदा से हरियाणा में भी हर शहर में नाटक होते रहे हैं। भले ही 2-4 साल करने के बाद वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण छोड़ देते हों, पर ऐसा नहीं होता कि नाटक खत्म हो गया। और ये जितने भी ये लोग, रंगकर्मी, युवा साथी, बुजुर्ग लोग जो भी रहे हैं, सब एमेचर लेवल पे होता है, ये प्रोफेशनल पे नहीं होता है ये। तो उन्हीं में से कई बार निकलते हैं ऐसे कि जिन्होंने कभी कॉलेज में किया, उसके बाद 5-7 साल में एक आध ऐसा पुरुष, लड़का या लड़की निकलती हैं जो रंगमंच ही करने लगते हैं। तो बस इतना ही है, एमेचर थिएटर की वजह से सर्वाइव कर रहा है थिएटर सर। अच्छा सर, अंतिम सवाल है कि पहले का हिंदी रंगमंच और अब के रंगमंच में किस स्तर पर परिवर्तन आया है या नए आयाम जुड़े हैं? जैसे कि तकनीकी पक्ष हो गया, लाइटिंग का संदर्भ हो गया। ये बहुत बहुत समृद्ध हुआ है जी। फिर अगेन मैं कहूंगा कि ये उनका समृद्ध हुआ है जिनके पास पैसा है। जी। एमेचर ग्रुप अभी भी मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते इस टेक्नोलॉजी से होने वाली चीजों को, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हैं किराए पे भी कि बस मुंह बाय देख सकते हैं वो, उसका उपयोग करने के लिए उतना पैसा नहीं होता उनके पास। जी। एक जो फर्क मैं देख रहा हूं अपने अनुभव से, आज डेडिकेशन नहीं है ये थिएटर में, समर्पण नहीं है थिएटर में। जी। ऐसा क्यों? शायद वो है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मैं थिएटर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बॉम्बे जाना है। तकनीकी स्तर पिछली पीढ़ी से तेज हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि समझ के लेवल पे कमजोर हैं, मोर इन्फॉर्म्ड है हमारे टाइम से, ज्यादा जानकारी है उनके पास, बट इस फील्ड को लेकर डेडिकेशन नहीं है। मेरे यहाँ 30 बच्चे हैं, मैं एक के बारे में भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि ये थिएटर करेंगे। है ना दुखद स्थिति। तो मैंने ये सोचा हुआ अभी कि ये जो 1 जनवरी आ रही है, इससे मैं रखूंगा ही ऐसे बच्चों को जो थिएटर कर सके। कि भाई कैसे, कि पूरे कमरे में, पूरे हॉल में वो लिनोलियम बिछाऊंगा, लगाओ पोचा, फीस तुम्हारी 500 रुपये कम, जो 1600 लेता हूं उसमें 500 रुपया कम, यहां पोछा लगाओ, इधर झाड़ू लगाओ। शारीरिक जो भागीदारी है उसके खत्म होने से ये स्थिति आई है अजीत भाई। कार में या बाइक में या आ गए, क्लास 10 की चले गए, सिंसियर भी हैं कुछ बच्चे, बाकी 15 में अगर 4 सिंसियर हैं, 15 ही क्यों नहीं, जब उनका निर्णय है कि हम करेंगे तो होना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि थिएटर इज 100% फिजिकल, जहनी चीज नहीं है।
अच्छा सर, लाइटिंग के बारे में क्या आइडिया है आपका, विचार है लाइटिंग? लाइटिंग एक्टर्स को दिखाने के लिए होती है, तो एक्टर तो जरूर दिखना चाहिए। अब एक्टर पे 3 तरह की लाइट पड़ रही है, हाथ पे गुलाबी, पांव पे नीली, चेहरे पे लाल। वो पता नहीं क्यों पड़ती है। या तो ये कि टेक्नोलॉजी ने बाजार में कुछ चीजें फेंक दी हैं कि आप इसका इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल जब टेक्नोलॉजी ने फेंकी है तो होना भी चाहिए। बट अगेन वही कि नाटक की प्रस्तुति देखने के बाद लाइटिंग की सिर्फ तारीफ हो और क्या कथ्य था और क्या अभिनय था वो ना पता लगे, तो ऐसी लाइटिंग तो नुकसानदेह है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सब यही करते हैं, पर ये जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, वो कतई जरूरी नहीं है थिएटर के लिए। हो तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे पास कुछ नहीं है, यानी पंखे के रेगुलेटर लगाएंगे और स्विच लगाएंगे, बट अपने इफेक्ट में जब नाटक होता है तो लाइट बंद भी होती है और लाइट खुलती भी है। हमारे थिएटर की हाइट 8 फीट है बस। इनमें अगर वो लाइटें लगाएं थिएटर वाली तो गर्मी से बैठना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। तो मैंने तो मिक्सी के जार में बनाई हुई है लाइटें। मिक्सी के जार में होल्डर लगाया, बल्ब लगाया, लकड़ी का क्लैंप घुमाने के लिए, और लाइट बना ली। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है या क्या नए आयाम जुड़े हैं सर? नगरीय संस्कृति से जुड़े नाटक करने वाले ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब एक्टर्स के लिए अगर गांव की बैकग्राउंड का नाटक है तो उनका मुंह उतर जाता है और कारण समझ आता है कि कहां मुंबई की शूटिंग और कहां ये। तो महानगरीय संस्कृति मतलब शहरी संस्कृति, शहरी कथ्य से जुड़े नाटक जो होते हैं का प्रचलन बढ़ा है, उनका प्रचलन बढ़ा है बनिस्पत नगरीय ग्रामीण। ग्रामीण और कस्बाई जो जीवन है, कुछ हैं जीवट के लोग जो कहानियां उठा के उनको ड्रामेटाइज करते हैं। वो प्रेमचंद की हों या कामता प्रसाद की हों या किन्हीं की हों, कहानियां उठा के। अच्छा सर, प्रयोग एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या करें? क्या हिंदी रंगमंच में इधर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? फॉर्म के फील्ड में, स्टाइल के फील्ड में, प्रेजेंटेशन के फील्ड में? क्या बताऊं सर, फॉर्म में इनमें तो एक्सपेरिमेंट, किसी भी चीज में एक्सपेरिमेंट तो तब हो ना जब एक्सपेरिमेंट से पहले बहुत बहुतायत हो कि भाई ऐसा बहुत कुछ हो लिया, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो है ही नहीं मेरे गुड़गांव में, तो एक्सपेरिमेंट कहां से होगा? अभी मेरे यहाँ एक बॉम्बे से मेरा एक साथी आया था नाटक करने, एक था गधा, उसने किया एक्सपेरिमेंट। सबको वाइट ड्रेस पहनाई, कोई सेट नहीं स्टेज पे, सबके गले में पट्टा डाल दिया, उस पे उनका पात्र लिखा हुआ था, चिंतक, नवाब, ड्रेस सबकी वाइट। ये साड़ी भी एक उसने मतलब रामकली ने पहनी थी। तो एक्सपेरिमेंट तो तब होना जब आगे आगे पीछे कुछ मतलब नॉर्मल काम हुआ किया हो जी। तो कम से कम गुड़गांव में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जी। अच्छा, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का क्या
प्रयोग हो रहा सर, इधर हो रहा आप लोग संवेदना, प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, लाइट, संगीत, लाइट, सेट, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, जी यही चीजें मुझे नजर आती हैं जिनमें जिनकी मदद लेके आप संवेदनाओं को एक्सेंचुएट कर सकते हैं, बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं क्लियरली। लेकिन फिर वही बात, चूंकि एमेचर थिएटर है हमारे यहाँ हरियाणा में, एंड ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर मनी। जी, तो हरियाणा में भी प्रोफेशनल थिएटर है ही नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं दावे से कहता हूँ जी। एक मुझे मालूम है सफीदों में रेपेटरी है, वो सरकार से अनुदान लेके चलती है, वो करते हैं रेगुलर थिएटर, बट तनख्वाह दे के, मतलब एक तरह का वो रेपेटरी है, तो सरकार से अनुदान मिल जाता है तो थिएटर करते हैं। जी। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे अनुसंधान के लिए दिया। अभी हम बात कर रहे थे गुड़गांव के वरिष्ठ एक्टर और थिएटर डायरेक्टर श्री महेश वशिष्ठ सर से, जिन्होंने कि गुड़गांव में हिंदी थिएटर के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लगातार ये योगदान दे रहे हैं, और उनकी वजह से ही गुड़गांव वास्तव में हिंदी थिएटर के लिए जाना जाता है। तो सर का फिर से बहुत बहुत आभार कि इन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर, नमस्ते सर।